In this video, we're going to cover the second chapter of your class 12th political science book, that is the end of bipolarity. This is the second chapter of your book, but syllabus में this is your first chapter because CBSE ने आपका first chapter Cold War को syllabus से हटा दिया है. We're still going to cover Cold War because that is really relevant to this chapter. Let's take a look at the contents we're going to cover in this video. That is political context. This is an introduction to the chapter. What was the Soviet Union, the leaders of the Soviet Union, the whole disintegration process of the Soviet Union. I've also given a timeline. It's really important for MCQs and short questions. Then why did the Soviet Union disintegrate? What were the consequences? Shock therapy क्या है? Shock therapy के consequences क्या है? Russia, Central Asia and Balkan region में जो tensions and conflicts थे, we're going to discover that as well. India and Russia का relationship कैसा है? Then lastly, Arab Springs. This is an added topic by CBSE. You won't find this in your book because CBSE ने इसका material अपने website पे दे रखा है. I have covered that in the video as well. Moving on to our first topic, that is the political context. What was actually going on in the world during this time? First World War happened from 1914 to 1918. This is not important to the chapter. Second World War is. So Second World War हुआ था 1939 से 1945 तक. ये हुआ था एलाइज एंड एक्सेस पावर्स के बीच में. एलाइज में थे यूएसए, सोवियत यूनियन, इंग्लैंड एंड चाइना. एक्सेस पावर्स में थे जर्मनी, जापान और इटली. जर्मनी से हिटलर आया था एंड ये सारे कंट्रीज हिटलर को हराने के लिए टीम अप कर रहे थे एंड एलाइज पावर जीत जाते हैं, हिटलर की डेथ हो जाती है. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसए, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, यूएसए एंड सोवियत यूनियन वर द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड ये लोग काइंड ऑफ लाइक सुपीरियर बन गए बाकी कंट्रीज से. इसके साथ साथ आया इन दोनों कंट्रीज़ में थोड़ा सा कंपटीशन की कौन ज़्यादा पावरफुल है. दिस इज़ द कोल्ड वॉर. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इमीडिएटली द कोल्ड वॉर स्टार्टेड एंड दिस वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन. यूएसए सपोर्टेड द कैपिटलिज्म आइडिया, सोवियत यूनियन सपोर्टेड द सोशलिज्म आइडिया. सो आइडियोलॉजिकल वॉर का मतलब है कि ये दोनों प्रूव करना चाहते थे कि हमारा आइडियोलॉजी बेटर है. ये कोल्ड वॉर एक्चुअल कोई मिलिट्री वॉर नहीं था, ये जस्ट एक कंपटीशन था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में. एंड ये कंपटीशन सोवियत यूनियन हार जाता है 1991 में जब ये डिसइंटीग्रेट होता है एंड इससे होता है एंड ऑफ बायपोलैरिटी. बायपोलैरिटी का मतलब है कि दो पोल्स, बाय पोल्स, टू पोल्स, एंड दीज टू पोल्स आर यूएसए एंड सोवियत यूनियन. वर्ल्ड में ये दोनों पावर्स ही काइंड ऑफ लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. तो ये बायपोलैरिटी का एंड तब होता है 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है. सो लेट्स फर्स्ट सी कि सोवियत यूनियन था क्या. द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको हम सोवियत यूनियन या यूएसएसआर भी कह सकते हैं. दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1917 आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी निकल कर आई थी सोशलिज्म की, विच यू हैव रेड इन लाइक योर प्रीवियस क्लासेस. सोशलिज्म जस्ट मीन्स दैट ऑल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल. सो एक सोशलिस्ट कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, इसके बाद सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल होता है एंड ये इनको अपने सिटीजन के अमंग्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है. सो सोशलिज्म यूएसएसआर का बेसिस बन गया एंड ईस्ट यूरोप, सेंट्रल एशिया से 15 स्टेट्स ऐसे आए जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे. ये लोग एक साथ आकर इन्होंने फॉर्म किया यूएसएसआर को. लेट्स टेक अ लुक एट दिस मैप. दिस ब्लू पार्ट इज अमेरिका एंड इट्स फ्रेंड. सो ऑल दीज कंट्रीज दे सपोर्टेड द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म. तो इन लोगों को हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक या फिर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कह सकते हैं. ये रेड पार्ट है यूएसएसआर की 15 कंट्रीज़ प्लस कुछ अदर कंट्रीज़ जो लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे. इन्हें हम सोशलिस्ट ब्लॉक कह सकते हैं या फिर सेकेंड वर्ल्ड कह सकते हैं. ये ग्रीन कंट्रीज़ है जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए थे. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद ये कंट्रीज़ रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुए थे. तो इन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था कि कौन सा आइडियोलॉजी बेटर है हम चूज़ करें. दे जस्ट वॉन्टेड टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट एंड फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया भी इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं, इन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं. दे वर न्यूट्रल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. सो लेट्स टेक अ लुक एट सम अदर फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन को चलाता था द कम्युनिस्ट पार्टी. दिस वॉज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वॉज अलाउड. इकोनॉमी को भी कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल और प्लान करती थी. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ईस्ट यूरोप में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ थे जो यूएसएसआर के अंडर ही आ गए बिकॉज यूएसएसआर इस साइड में सबसे ज़्यादा पावरफुल है. सो ये वाले कुछ कंट्रीज़ है जो यूएसएसआर के साथ ही जुड़ गए जिससे इनको और बेटर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके. इनको हम सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक कहते हैं और इनको हेल्प करता था वार्सो पैक्ट. ये एक पैक्ट है जो इन लोगों ने साइन किया था. सोवियत यूनियन जो था बहुत बड़ा था बट इट स्टिल हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क. इनकी कंट्रीज़ में ऐसे नेचुरल रिसोर्स, ऑयल, आयरन एंड स्टील जैसे रिसोर्सेज बहुत मिलते थे. इनका ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री सेक्टर भी बहुत एफिशिएंट था. सोवियत यूनियन का जो गवर्नमेंट था, दे हैड इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन.
दिस मीन्स कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ थे जैसे हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, ऐसे बेसिक नेसेसिटीज़ को वो लोग सिटीजन्स को सब्सिडाइज करते थे, सब्सिडीज़ देके उनके लिए इंश्योर कर दे सकते थे. But the problem was Soviet Union was really bureaucratic and authoritarian. ओनली ये कम्युनिस्ट पार्टी ही अपना रूल चलाती थी, लोगों के पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था एंड कोई डेमोक्रेसी भी नहीं थी. Another really important point is the arms race. Basically, in the Cold War, there was no actual war, like I previously said. Cold War was just like a competition. Why was there like no actual war? This happened because सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों कंट्रीज़ के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे. सो न्यूक्लियर वेपन्स मीन्स कि अगर ये लोग एक्चुअली वॉर में आए तो फिर दोनों कंट्रीज ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. वी नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड तभी हुआ था जब यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ा था एंड हिरोशिमा, नागासाकी, ये दोनों सिटीज़ दे वर completely destroyed. So these countries, Soviet Union and USA, they did not fight with weapons. Instead, they were showing off their weapons, and this is what we call arms race. They were constantly developing their military, and इससे वो लोग शो प्रूव करना चाहते थे कि देखो हमारा मिलिट्री इतना डेवलप्ड है, तो अगर हम लोग वॉर करने भी जाए तो हम ही जीतेंगे. बट द प्रॉब्लम था कि यहाँ पे यूएस ही आर्म्स रेस में सबसे ज़्यादा जीत रहा था. सोवियत यूनियन वाज मैनेजिंग टू मैच इट बट एट अ रियली ग्रेट कॉस्ट, एंड दैट वाज कि ये अपना सारा ये रिसोर्सेज ही मिलिट्री पर स्पेंड कर दे रहे थे. देयर वाज नो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सो लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो रहे थे, लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ हो नहीं रहा था. दैट्स वाई द सोवियत इकोनॉमी वॉज फॉल्टरिंग, एंड 1970s के लेट तक तो सोवियत इकोनॉमी बिल्कुल ही स्टैगनेंट हो गया, बिल्कुल ही रुक गया. देयर वॉज नो डेवलपमेंट एट ऑल. नेक्स्ट हम देखेंगे लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन को फाउंड किया था व्लादिमीर लेनिन ने. इन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंड किया था जो सोवियत यूनियन को रूल करता है, एंड लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन 1917. ही वॉज द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर, एंड ही वॉज ऑल्सो प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इन कॉन्सेप्ट्स को जो लोग फॉलो करते थे ये व्लादिमीर लेनिन को एक बहुत बड़ा आइडल मानते हैं. जोसेफ स्टालिन थे सक्सेसर टू लेनिन. He started rapid industrialization and collectivization of agriculture in Soviet Union. He is credited with the Soviet victory in Second World War. Second World War में जो Allies power का victory हुआ था, ये जोसेफ स्टालिन पे क्रेडिट जाता है. His time is described as harsh authoritarian functioning. Next is Nikita Khrushchev. He was against Stalin's harsh leadership. इनके टाइम पे बहुत सारे reforms introduce हुए थे, and he proposed a peaceful coexistence with the West. He was involved in the Cuban Missile Crisis. ये Cuban Missile Crisis इनके टाइम पर हुआ था. This is really important. नेक्स्ट इज लियोनिड ब्रेजनेव. इन्होंने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. इनके टाइम को हम डिविडेंड फेज कह सकते हैं, विच जस्ट मीन्स कि जो वेस्ट एंड ईस्ट है यूएसए सोवियत यूनियन के बीच में इस टाइम पर बहुत पीसफुलनेस था. इनके टाइम पर अफगान इन्वेशन हुआ था. एंड द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन इज मिखाइल गोर्बाचेव. ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पेरेस्ट्रॉइका एंड ग्लासनोस्ट. पेरेस्ट्रॉइका मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग. सोवियत यूनियन जो इतना बड़ा एसोसिएशन था, इनके बीच में पावर स्ट्रक्चर में, पोजिशंस में चेंजेस ये लाए थे. एंड ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस. सो बेसिकली ओपननेस टू रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट, अपने पुराने आइडियाज़ को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना. एंड इन्होंने वेस्ट के साथ भी बहुत ओपननेस कराया था. इन्होंने आर्म्स रेस को बंद कराया था एंड जर्मनी को यूनिफाई किया था. बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी था, इट वॉज डिवाइडेड इन हाफ, एंड दिस वॉज डन बाय द बर्लिन वॉल. It was divided by the Berlin Wall. This part belonged to the west and this part belonged to the east. And he helped in the unification of Germany. 1989 में बर्लिन वॉल गिर गया एंड जर्मनी की दो पार्ट्स वापस यूनाइट हो गए थे. इन्होंने कोल्ड वॉर को एंड किया एंड डिसइंटीग्रेशन जो हुआ था सोवियत यूनियन का, इसका ब्लेम मिखाइल गोर्बाचेव को ही जाता है. लास्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज बोरिस येल्त्सिन. ये थे रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट. इन्होंने गोर्बाचेव के क्रिटिक्स को ज्वाइन किया था और सोवियत रिजीम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलाया था लोगों के साथ. इनको हम ब्लेम करते हैं जो शॉक थेरेपी हुआ था उसके लिए. सो मिखाइल गोर्बाचेव, द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, ये जनरल सेक्रेटरी बने 1985 में. इस टाइम पर इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत डाउनफॉल कर रही थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे और यूएसए के साथ अपना रिलेशनशिप और थोड़ा अच्छा करेंगे जिससे वो भी उनको हेल्प करें वापस डेवलपमेंट के लिए. बट इट हैड रियली अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स. जो ईस्ट यूरोप के लोग थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग, दे वॉन्टेड डेवलपमेंट but they wanted the reforms to happen quickly, so they started to protest against their own government. And ऐसी चीज़ें पास में भी हुआ था, but at those times the leader they suppressed these people, but Gorbachev did not suppress them, and communist regimes, ये जो countries थे, ये लोग एक के बाद एक गिरने लग गए. यूएसएसआर के अंदर, विद इन द यूएसएसआर देयर वाज अ प्रॉब्लम एज वेल. दैट इज जो लीडर्स थे ये लोग नहीं चाहते थे कि इतने सारे रिफॉर्म्स हुए एंड इन लोगों का जो पावर था एज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के लीडर्स के जो पावर थे वो ना हट जाए. दे वांटेड टू कीप देयर पावर. So Gorbachev lost support from both sides, from the people who wanted reforms and from the people who did not want reform. In 1991 a coup took place. This was started by कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो ये रिफॉर्म्स को सप्रेस करना चाहते थे.
बट द पीपल हैड ऑलरेडी टेस्टेड फ्रीडम, सो दोनों साइड से लोग लड़ाई करने लग गए। एंड इस टाइम पर बोरिस येल्टसिन एमर्ज एज अ नेशनल हीरो। इन्होंने कूप को अपोज किया एंड लोगों ने इनको ही इलेक्शन करके रशिया का प्रेसिडेंट बना दिया। 1991 के दिसंबर में येल्टसिन के लीडरशिप के अंडर रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये 3 मेजर रिपब्लिक्स है यूएसएसआर के, इन्होंने डिक्लेयर किया कि सोवियत यूनियन डिसबैंड हो चुकी है। सोवियत यूनियन अगर डिसबैंड हो गई, दैट मीन्स ओनली वन पोल्स रिमेन्स एंड दैट इज यूएसए। इट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म, सो कैपिटलिज्म was chosen as the basis for पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। पोस्ट सोवियत मतलब सोवियत यूनियन के डिसबैंड होने के बाद जो कंट्रीज थे, जो 15 कंट्रीज थे, ये लोग वापस जब डेवलपमेंट करने लगे तो इन लोगों ने कैपिटलिज्म को ही चूज़ किया, बिकॉज इनको डेवलपमेंट करने में कौन हेल्प करता था? यूएसए को हेल्प करना था। इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS को फॉर्म किया। दैट वाज फॉर्म टू कोऑपरेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रशिया को एक्सेप्ट कर लिया गया एज द सक्सेसर ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में सीट था, परमानेंट सीट था, ये रशिया को मिल गया। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट थी सोवियत यूनियन की, ये भी रशिया ने ले ली। सोवियत यूनियन का जो न्यूक्लियर वेपन्स था, इसको भी रशिया ने ले लिया एंड सोवियत यूनियन वाज थस डेड एंड बैरिड। दिस इज हाउ द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द टाइमलाइन ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन। एक्चुअली डेट वाइज यहाँ पे क्या हो रहा था। 1985 के मार्च में मिखाइल गॉर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने। इन्होंने बोरिस येल्टसिन को मॉस्को के ऑफिस का हेड बनाया था एंड ही स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स इन द सोवियत यूनियन। 88 में लिथुएनिया, एस्टोनिया एंड लातविया में इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया था। 1989 अक्टूबर में सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि वार्सो पैक्ट और नहीं रहा है। दैट मीन्स कि सोवियत यूनियन के 15 कंट्रीज़ के साथ और जो कुछ कंट्रीज़ थे इसके अंडर जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, जिन्होंने वार्सो पैक्ट साइन किया था, दे हैव एनल्ड द वार्सो पैक्ट, सो ये लोग अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड कर सकते। दे कैन जॉइन द USA टीम और दे कैन रिमेन इन द सोशलिज्म टीम। एंड 1989 के नवंबर में बर्लिन वॉल टूट गया था। 1990 फरवरी में द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का जो 72 ईयर्स लॉन्ग मोनोपोली था एज द ओनली पार्टी, दिस पावर इज स्ट्रिप्ड ऑफ बाय गॉर्बाचेव एंड सोवियत पार्लियामेंट, जिसको डूमा कहते हैं, ये एक मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स बन गया। अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑपोजिशंस आर नाउ अलाउड। 1990 मार्च में लिथुएनिया इज द फर्स्ट कंट्री टू लीव द सोवियत रिपब्लिक्स एंड डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। 1990 के जून में रशियन पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि ये भी सोवियत यूनियन को छोड़ दे रहे हैं। 1991 के जून में येल्टसिन कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर और नहीं रहा एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। 1991 के अगस्त में कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, दोज पीपल हु वांटेड टू कीप देयर पावर्स, दे स्टार्टेड एन कूप अगेंस्ट द गोर्बाचेव। एंड इन 1991 सितंबर 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुएनिया, ये लोग UN मेंबर बने। दे हैव स्टार्टेड टू जॉइन द USA टीम। 1991 के दिसंबर में रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, इन्होंने डिसाइड किया कि 1992 ट्रीटी, दिस इज द ट्रीटी दैट क्रिएटेड USSR, इस ट्रीटी को ये लोग एनल कर दे। दैट मीन्स ये लोग USSR को डिसइंटीग्रेट करें एंड इन्होंने फॉर्म किया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS। ये सारे कंट्रीज, दीज आर ऑल द कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ USSR, दे जॉइंड द CIS एंड रशिया ऑल्सो टुक ओवर द USSR सीट इन द यूनाइटेड नेशन। 1991 के December 25, क्रिसमस डे, दिस इज द डे Gorbachev resigned as the president of Soviet Union and the Soviet Union disintegrated. अब देखते हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था। वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? इट वाज सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट्स डिसइंटीग्रेशन? द फर्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। सोवियत यूनियन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत वीक था। ये लोगों के एस्पिरेशंस नहीं मिल पाए थे, लोग जो चाह रहे थे ये नहीं हो पा रहा था। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन बहुत सालों से चल रहा था एंड कंज्यूमर शॉर्टेज हो गया था। लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिगैन टू डाउट एंड क्वेश्चन देयर ओन सिस्टम। ये लोग खुद के सिस्टम को ही डाउट करने लगे कि हमारी कंट्री क्या कर रही है। जितना भी रिसोर्सेज था ये न्यूक्लियर एंड मिलिट्री वेपन्स मेंटेन करने में यूज़ हो गया था, जिससे वो USA के साथ आर्म्स रेस में जीत सकें। ये एक ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन बन गई। ऑर्डिनरी पीपल जो थे, इनको भी पता चलने लगा कि वेस्ट में कितना एडवांसमेंट है और ये लोग बहुत शॉक्ड हुए कि हमारे सिस्टम्स के बीच में कितना डिस्पैरिटीज़ है। द सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। सोवियत यूनियन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी स्टैग्नेंट हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी। ऑर्डिनरी पीपल वर फीलिंग अप्रेस्ड बाय द स्लो एंड इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत करप्शन था। अनविलिंगनेस टू वर्क फॉर पीपल्स डेवलपमेंट, पीपल के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं हो रहा था। पीपल जो थे ये सिस्टम से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे एंड गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी लूज हो गई। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गोर्बाचेव का रिफॉर्म। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टैग्नेशन ये तो धीरे धीरे हो ही रहा था एंड देन गोर्बाचेव का रिफॉर्म ने इसको ट्रिगर किया। गोर्बाचेव ने एक्यूरेटली डायग्नोज किया था कि सोवियत यूनियन में प्रॉब्लम क्या है। उसे समझ आ गया था कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली हमारा यूनियन बहुत ही वीक हो गया। बट उसने फिर भी जो रिफॉर्म्स किए उसका रिजल्ट हुआ सोवियत यूनियन का कोलैप्स। इसका रीज़न ये था कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी
उन लोगों को ऐसा लगा कि गोर्बाचेव को और ज़्यादा जल्दी करना चाहिए था। दे वर गेटिंग इम्पेशेंट। दीज आर द कंट्रीज जो ईस्ट यूरोप में थे, जो प्रोटेस्ट करे थे, जो चाहते थे कि डेवलपमेंट हो, और वो लोग इस डेवलपमेंट को जल्द ही चाहते थे। अनदर सेक्शन थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के मेंबर्स। ये लोग अपना पावर एंड प्रिविलेजेस को खोना नहीं चाहते थे, और ये जो स्लोली चला जा रहा था इनके हाथ से पावर, इनको इससे रोकना था। तो इन्होंने खूब स्टार्ट किया। ये टग ऑफ वॉर में गोर्बाचेव ने दोनों साइड ही सपोर्ट लूज कर दिया। दिस इज वाई गोर्बाचेव का प्लान बिल्कुल काम नहीं किया था। एंड देन था राइज ऑफ नेशनलिज्म। दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइज ऑफ नेशनलिज्म मीन्स कि लोगों के अंदर डिज़ायर फॉर सोवरेनिटी थी, एंड दैट इज़ कि वो लोग चाहते थे कि हम अपनी सोवियत यूनियन से अलग होकर खुद का एक नेशन बनाए। एंड दिस वाज द फाइनल रीजन फॉर सोवियत यूनियंस डाउनफॉल। वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर 15 कंट्रीज एंड वन देयर इज दिस ओनली वन पार्टी, दे डिड नॉट वांटेड दैट, दे वांटेड फ्रीडम। तो गोर्बाचेव का जो रिफॉर्म था, ये और ज़्यादा इन लोगों को समझाने लगा कि हाँ, सोवियत यूनियन से तो कुछ नहीं हो रहा, हमें अपना ही एक कंट्री करना पड़ेगा। सो दिस डिससैटिस्फैक्शन लेड टू द पॉइंट दैट गवर्नमेंट कुड नॉट कंट्रोल इट, एंड फाइनली दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट एंड इंडिपेंडेंट मूवमेंट होने लगे, यानी कि कंट्रीज सोवियत यूनियन को छोड़ के बाहर जाने लगे। देयर इज़ अ फन फैक्ट हियर, एंड दैट इज़ कि सोवियत यूनियन तो ईस्ट यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के कुछ कंट्रीज़ को लेके बना था। लोगों को लगा था कि ये जो नेशनलिस्ट अनरेस्ट है, नेशनलिस्ट आइडिया है कि खुद का एक नेशन बने, ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में होगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में रिलीजियस डिफरेंस थे, रिलीजियस एंड एथनिक डिफरेंस थे यूरोप कंट्रीज़ से। तो इनको लगा ही होगा कि रशिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ से इनका जो डिफरेंसेस है, इसकी वजह से यहाँ पे नेशनलिज्म मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। बट सरप्राइजिंगली ये सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं थे। यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों को लगा था कि हम लोग कुछ ज़्यादा ये एक प्राइस पे कर रहे हैं ऐसे इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज़ को अपने सोवियत यूनियन के अंदर रखकर। एंड ये इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज है सेंट्रल एशिया के लोग, ये लोग चाहते थे कि ये लोग सेंट्रल एशिया के लोग से अलग हुए, एंड दैट्स वाई यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे। फर्स्ट इफेक्ट था एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो था इसका एंड हो गया। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन मतलब बायपोलर में से एक पोल गिर गया, एंड जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था ये खत्म हो गया। कैपिटलिस्ट सिस्टम ही अब सुपीरियर की तरह मानने लग गए लोग, एंड मिलिट्री एंड आर्म रेस में भी यूएसए जीत गई, एंड द रेस एंडेड। सेकेंड इफेक्ट था अ चेंज इन पावर रिलेशन। वर्ल्ड बाइपोलर था, बट एक पोल अगर गिर जाए दैट मीन्स द नेक्स्ट पोल दैट इज यूएसए, यही एक सोल सुपर पावर है। एंड यूएसए की वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही अब ज़्यादा रिस्पेक्ट होने लगा। ये एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम हो गई इंटरनेशनली, एंड इसने स्टार्ट किया हेजेमोनी ऑफ द यूएसए, दैट इज यूएसए का पावर ओवर ऑल द अदर कंट्रीज। दिस इज व्हाट वी कॉल एन यूनिपोलर वर्ल्ड। द थर्ड इफेक्ट इज इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वो जो 15 कंट्रीज थे वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए। दैट मीन्स नए नए कंट्रीज इमर्ज होने लगे। मेनी न्यू कंट्रीज स्टार्टेड टू इमर्ज, जिनका खुद के ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस थे। ये लोग अभी एक दूसरे के साथ नहीं, इनके खुद के आइडियाज़ हैं। नाउ द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मेनी न्यू प्लेयर्स। So our next topic is shock therapy. Shock therapy refers to the painful process of transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. So after the disintegration, now that USSR collapse ho chuka hai, that means capitalism is considered like the supreme ideology. So all the countries under USSR have to go through this process of transition where उनका socialist system को वो लोग तोड़कर एक capitalist system बनाएंगे. This is what we call shock therapy. This was influenced by World Bank and IMF. These are all Western institutions. That means Western institutions and states and ideology, they were guiding this process. Now let's look at the features of shock therapy. Each and every country was required to make a total shift. उनके सारे socialist institutions को एक एक करके तोड़कर एक capitalist institution बनाया गया था. Private ownership को हर एक जगह पर करा गया था। सारे एसेट्स, सारे इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग से उन्होंने प्राइवेट फार्मिंग कर दिया था। इंडस्ट्रीज़ को भी प्राइवेट ओनरशिप में वो कर दिया था। देयर वाज आल्सो मोर ओपननेस इन ट्रेड। जितने भी एग्जिस्टिंग अलायंसेस थे इन द सोवियत ब्लॉक, जो 15 कंट्रीज प्लस ऑल द अदर कंट्रीज, दे हैड डिसाइडेड टू सपोर्ट ईच अदर एंड हैव अलायंसेस विद ईच अदर फॉर डेवलपमेंट ना। सो बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ये सारे अलायंसेस को उन्होंने ब्रेकअप किया था, एंड ईच कंट्री वॉज लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट। अब सारे कंट्री वेस्ट के साथ लिंक्ड हैं। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स बिकम लीडर्स एंड गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट। इन लोगों ने ईस्ट के सारे कंट्रीज़ को सपोर्ट किया था टू वापस से अपने स्टैग्नेंट इकोनॉमी को थोड़ा डेवलप करने में। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। सो शॉक थेरेपी डिड नॉट लीड टू अ प्रॉमिस्ड यूटोपिया। दैट मीन्स इसने सब कुछ अचानक से अच्छा नहीं कर दिया। लाइक आई सेड, इट वॉज अ पेनफुल प्रोसेस. Instead, it brought ruins and disaster to these countries.
जितने भी स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थे उनको प्राइवेटाइजेशन के लिए डाला गया। सो जितने भी वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थे उनको अंडर वैल्यूड एंड थ्रो अवे प्राइस में, बहुत कम प्राइस में लो में बेच दिया। एंड दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गराज सेल इन हिस्ट्री। द रशियन करेंसी दैट इज़ रूबल इट डिक्लाइंड ड्रामेटिकली। सो इन्फ्लेशन भी बहुत था एंड उन लोगों के पास फूड सिक्योरिटी भी नहीं थी, खाना भी बहुत कम हो गया था। Withdrawal of government subsidies pushed large section of the people into poverty. Like we previously saw कि USSR में गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज़ को सब्सिडाइज करती थी लोगों में, बट ये सब्सिडीज़ जब अचानक से बंद हो गई तो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो गया एंड रिच एंड पुअर में जो डिफरेंस होता था वो ज़्यादा बढ़ गया, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई। एंड इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का इतना डिमांड था बिकॉज इकोनॉमी पूरी तरीके से स्टैगनेंट हो गई थी कि इन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको बहुत जल्दबाजी में बनाया गया एंड इन सारे कंट्रीज़ में एक अथॉरिटेरियन एग्जीक्यूटिव पावर आ गई थी लाइक अ प्रेसिडेंट, एंड इनके पास ही सारे पावर्स थे एंड दे वुड मेक देयर कॉन्स्टिट्यूशंस लाइक दैट दे वुड रिमेन इन पावर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। 2000 में finally ये country started to revive, that is nearly after 10 years because 1991 में they disintegrated. After 10 years they finally started to revive and the reason was the export of natural resources like oil, natural gases and minerals. These countries were really rich in these natural resources, so they would export these to foreign countries and इसके वजह से their economy started to look up. Tensions and conflicts. These are mainly in Russia, Central Asia and Balkan region. So former Soviet countries. यहाँ पे बहुत सारे conflicts हो रखे हैं, civil wars हो रखे हैं, insurgencies हो रखे हैं. We're gonna take a detailed look at these things. रशिया में 2 रिपब्लिक, चेचनिया एंड दागिस्तान में बहुत वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स हो रखे हैं, मतलब अलग अलग एथनिसिटी के लोग अपने खुद के इंडिपेंडेंस के लिए, खुद की कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे मिलिट्री बॉम्बिंग्स एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी हो रखे हैं। स्टिल लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुए हैं। सेंट्रल एशिया में भी बहुत सारे सिविल वॉर्स एंड मूवमेंट्स हो रखे हैं, जैसे कि तजाकिस्तान में एक सिविल वॉर हुआ था जो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक चला था। अजरबैजान के लोग, नगोर्नो कराबाख के लोग चाहते हैं कि वो अर्मेनिया ज्वाइन कर लें, लोकल अर्मेनियंस चाहते हैं कि वो अर्मेनिया ज्वाइन कर लें, एंड जॉर्जिया में भी एक सिविल वॉर हुआ था। ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव कॉज्ड इंस्टेबिलिटी एंड इट हैज़ मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन। देन सेंट्रल एशिया में बहुत सारे रिच रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज से ऑयल एंड गैस। इसकी वजह से ये इंटरनेशनल कंपनीज एंड स्टेट्स के लिए एक जोन ऑफ कंपटीशन है। यूएस चाहते हैं कि वो अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे बनाए, रशिया चाहता है कि ये कंट्रीज उनसे जुड़े रहे बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस हिस्ट्री, चाइना को भी यहाँ पे इंटरेस्ट शो करा है। सो सेंट्रल एशिया हैज़ ऑलवेज बिन अ रियली डेलिकेट एंड प्रॉब्लमेटिक एरिया एंड देन द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बल्कन रीजन ऑफ यूगोस्लेविया में। यहाँ पे 1991 में बहुत सारे कंट्रीज़ अलग अलग हो गए थे, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ये लोग अलग अलग कंट्रीज़ होकर अपना खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था इन लोगों ने। फिर भी वहाँ के एथनिक जो सर्ब्स है वो लोग इससे अपोज्ड है कि नॉन सर्ब्स क्यों बोस्निया में रह रहे हैं, एंड ऐसे करके अलग अलग एथनिसिटी के लोगों के अंदर ऐसे सिविल वॉर हो रहा था एंड इट हैज़ लेड टू द बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लेविया। नाउ लेट्स सी इंडिया का रशिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है। इंडिया का ऑलमोस्ट सारे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ अच्छा रिलेशनशिप है एंड रशिया के साथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। इंडिया एंड रशिया का जो रिलेशनशिप है इट्स बेस्ड ऑन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। इंडिया को बहुत बार बेनिफिट मिला रशिया से, जस्ट लाइक ऑन इश्यूज ऑफ कश्मीर के टाइम पर यूएसएसआर ने इंडिया का साइड लिया था, उधर से हमें एनर्जी सप्लाईज मिलता है। दे हैव ऑल्सो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ऑयल जैसे रिसोर्स का एक्सेस भी देता है एंड मिलिट्री इंपोर्ट्स भी हमारा रशिया से ही होता है। रशिया इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स एंड इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री में भी रशिया ने बहुत हेल्प किया। रशिया ऑन द अदर हैंड स्टैंड्स बेनिफिट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इंडिया उसका सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है। सो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड जैसे एक बायपोलर स्टेट में था एंड देन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। रशिया एंड इंडिया दे बिलीव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड जहाँ पे बहुत सारे पावर एक साथ कोएग्जिस्टेंस में है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जहाँ पे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है फॉर डेवलपमेंट। रशिया एंड इंडिया ने ओवर 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किया एज पार्ट ऑफ द इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। सो दीज आर द मेजर फीचर्स ऑफ रशिया एंड इंडिया का रिलेशनशिप। लास्टली हमारा टॉपिक है अरब स्प्रिंग्स। ये आपके सिलेबस से बाहर है बट दिस वॉज प्रेजेंट इन योर क्लास 12 का सिलेबस। सो लेट्स सी अरब स्प्रिंग्स क्या होता है। अरब स्प्रिंग्स इज जस्ट द नेम फॉर वन ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन द पोस्ट सोवियत एरियाज। यहाँ पे जैसे हमने पहले देखा बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस हुए थे, उस तरीके से बहुत सारे मूवमेंट्स इन लोगों ने किए थे फॉर डेमोक्रेसी, फॉर देयर इंडिपेंडेंस, एंड इसी को हम अरब स्प्रिंग्स कहते हैं, जो 2009 में शुरू हुआ था। ये तुनिशिया में शुरू हुआ था जहाँ पे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी की वजह से पब्लिक फेड अप हो गई थी एंड दे स्टार्टेड अ पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट।
एंड ये धीरे धीरे फैलता गया। तुनिशिया से इजिप्ट तक पहुंच गया, जहाँ पे 1979 से होस्नी मुबारक का गवर्नमेंट चलता जा रहा था। फॉर ईयर्स इनका गवर्नमेंट चल रहा था एंड पीपल वर फीलिंग सप्रेस्ड, बट अरब स्प्रिंग्स ने इनका कोलैप्स करवाया। धीरे धीरे दे रीच्ड अदर कंट्रीज लाइक येमेन, बहरान, लिबिया एंड सीरिया, एंड यहाँ पे दीज पीपल वर ऑल्सो इंस्पायर्ड टू डिमांड फॉर डेमोक्रेसी. And with that, our second chapter comes to an end. I'm gonna do a new center of power next, so stay tuned. अगर आप लोगों को कोई और डाउट है या क्वेरी है, leave them in the comments. I'll try my best to answer them.